नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे प्रायद्वीपीय पठार, तटीय भाग और उत्तर का मैदानी भाग, इनके बारे में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय जो पठार है यह सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। क्या होता है प्रायद्वीपीय पठार, ये बता दूं पहले आपको। जैसे ये अपना भारत है, ओके, ये अपना भारत है। इस भारत में ये वाला जो भाग है ये है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार। तो प्रायद्वीपीय पठार, भारत का प्रायद्वीपीय पठार सबसे बड़ी भौगोलिक इकाई है। 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। लगभग 48% भाग आता है ये संपूर्ण भूभाग का। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का ही भाग है। प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है और प्रायद्वीपीय पठार में धात्विक खनिज प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत के किस भूभाग में धात्विक खनिज सर्वाधिक पाए जाते हैं? तो प्रायद्वीपीय पठार में। प्रायद्वीपीय पठार की औसत ऊंचाई 600 से 900 मीटर के मध्य है और प्रायद्वीपीय पठार की जो ढलान है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। ये पश्चिम से पूर्व की ओर, कहने का तात्पर्य ये बी आकार का जो भारत है नीचे वाला, इसमें ये पश्चिम दिशा, ये पूर्व दिशा। तो यहाँ से यहाँ की ओर जो भी नदी जाएगी वो इधर जाती है, यहाँ से जो नदी निकलेगी वो यहीं जाएगी। तो इस वजह से ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है, मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार, इन दो भागों में बांट रही है। कौन सी? नर्मदा नदी। तो ये प्रश्न है, आ चुका है कि नर्मदा नदी, कौन सी नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है? तो नर्मदा नदी प्रायद्वीपीय पठार को दो भागों में बांटती है। कौन कौन से? मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। मध्य उच्च भूमि और दक्कन का पठार। प्रायद्वीपीय पठार 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश कैसे? देखिएगा, ये अपना यो कहें कि भारत है, ठीक, ये वाला भारत। तो यहाँ पर उत्तरी अक्षांश आ जाएगा कौन सा? 22 डिग्री। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और त्रिभुज के आकार का, ये आपको त्रिभुज दिखाई दे रहा है, त्रिभुज के आकार का है। तो त्रिभुज के आकार का पठार है ये। और उत्तर से दक्षिण की इसकी जो लंबाई है ये 1600 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम की जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर है। कैसे? ये वाला जो बी शेप है, ये जो बी शेप है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लंबाई है 1600 किलोमीटर है। कितनी है? 1600। और ये जो चौड़ाई है इसकी, ये वाली, ये चौड़ाई है इसकी 1400 किलोमीटर। 1400 किलोमीटर। तो उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1600 किलोमीटर, पूर्व से पश्चिम की चौड़ाई 1400 किलोमीटर है और त्रिभुज के आकार का है। 22 डिग्री उत्तरी अक्षांश से कन्याकुमारी तक फैला हुआ है और नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांट रही है। नर्मदा नदी इसे दो भागों में बांट रही है। पहले प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीकी प्लेट का हिस्सा थे। किसके? अफ्रीकी प्लेट के। बाद में धीरे धीरे ये अलग हो गए खिसकने के कारण। तो देखिए, प्रायद्वीपीय पठार में पर्वत एवं पहाड़ियाँ किस प्रकार से हैं। प्रायद्वीपीय पठार में जो पर्वत और पहाड़ियाँ हैं ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक, यहाँ से शुरू हो रहा है और नीचे बी शेप तक जा रहा है।
ठीक है, तो इसमें पर्वत और पहाड़ियों के बारे में सबसे पहले अरावली, अरावली के बाद ये विंध्याचल पर्वतमाला, ये सतपुड़ा पर्वतमाला, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। इसके अलावा ये नीलगिरी की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई पहाड़ी और इलायची की पहाड़ी या कार्डमम पहाड़ी और पूर्वी घाट ही सही। जैसा कि अपन ने पहले जस्ट कुछ सेकंड पहले ही पढ़ा है कि उत्तर से दक्षिण की जो लंबाई है वो 1600 किलोमीटर है इसकी नीचे वाली, और पूरब से पश्चिम से पूरब की जो चौड़ाई है वो 1400 किलोमीटर की है, ये वाली 1400 किलोमीटर है। प्रायद्वीपीय पठार के उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में स्थित मुख्य जो पहाड़ियाँ हैं उनके बारे में देखिएगा। उत्तर में रायसीना पहाड़ी जो कि दिल्ली में है, दक्षिण में इलायची की पहाड़ी केरल में है यहाँ पर, और पश्चिम में गिर पहाड़ी गुजरात में है, और पूरब में राजमहल पहाड़ी जो कि झारखंड में है। तो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम में कौन कौन सी पहाड़ियाँ हैं? इलायची के पहाड़ी है जिसके अन्य नाम है कार्डमम पहाड़ी। इलायची पहाड़ी का अन्य नाम क्या है? कार्डमम पहाड़ी। कार्डमम पहाड़ी है। अब देखिएगा अरावली पर्वतमाला। कौन सी? अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला प्री कैम्ब्रियन काल में इसका निर्माण हुआ था, प्री कैम्ब्रियन युग में, और बलन की क्रिया के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा? बलन क्रिया द्वारा। और विश्व की सबसे पुरानी पर्वतमाला है। तो प्राचीन पर्वतमाला है अरावली। और हिमालय कौन सा है? हिमालय नवीन बलित पर्वतमाला है, नवीन बलित, ठीक है। और ये प्राचीन पर्वतमाला है और अपशिष्ट पर्वतमाला है। अपशिष्ट किसे कहते हैं? जो अपर्दन और अपक्षय के बाद में जो अवशेष रह गए, शेष रह गए, उसको बोलते हैं अपशिष्ट। तो अपर्दन भी हुआ, कट कट करके निकल गई कंकर मिट्टी रेत वगैरह सब, और अपक्षय टूट करके चट्टानें टूटी। तो इन दोनों क्रियाओं के बाद में जो अपशिष्ट बचा है वो अपशिष्ट पर्वतमाला अरावली पर्वतमाला है। अरावली किस प्रकार की है? अपशिष्ट पर्वतमाला है, ठीक है। और अरावली का जो विस्तार है दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक है। उत्तर पूर्व में दिल्ली में रायसीना पहाड़ी तक है। कैसे? देखिएगा, ये अपना जो भारत है, एक सेकंड, ये भारत, ठीक। यहाँ पर ये दिल्ली के आसपास राजस्थान में कौन सी है? अरावली पर्वतमाला। यहाँ से जा रही है गुजरात से जा रही है और दिल्ली तक जा रही है, ये राजस्थान होती हुई। तो अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम में गुजरात के पालनपुर से लेकर के उत्तर पूर्व में दिल्ली के रायसीना पहाड़ी तक है। अरावली की लंबाई है पालनपुर से रायसीना हिल्स तक 692 किलोमीटर की है, और राजस्थान में 556 किलोमीटर सिरोही से झुंझुनू तक फैला हुआ है। सिरोही से झुंझुनू तक, इसमें 13 ज़िले आते हैं। कितने ज़िले? 13। अरावली को अपन विस्तार से पढ़ेंगे राजस्थान के भूगोल में। राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे जिसमें अरावली को हम विस्तार से पढ़ेंगे। अरावली के ऊंचाई के आधार पर अरावली को 3 भागों में बांटा गया है। ऊंचाई के आधार पर अरावली को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। कौन कौन सी? दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली। दक्षिण भाग जैसे मान लीजिए ये राजस्थान है, ठीक, ये दक्षिण से प्रारंभ हो रही है ऐसे, है ना। तो दक्षिण अरावली, मध्य अरावली, उत्तरी अरावली, इस प्रकार से। तो उत्तरी अरावली 500 मीटर ऊंची है,
मध्य अरावली 500 से 700 मीटर ऊंची है और दक्षिण अरावली 900 मीटर ऊंची है। मतलब अरावली का सर्वाधिक ऊंचा भाग कहाँ पर है? दक्षिण भाग में ही है, दक्षिणी राजस्थान। अब देखिए यहाँ से प्रश्न बन जाता है कि दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी तारागढ़, उत्तरी अरावली की सबसे ऊंची चोटी रघुनाथगढ़, और पालनपुर गुजरात से लेकर के रायसीना हिल्स पहाड़ी दिल्ली तक। राजस्थान में 550 किलोमीटर, राजस्थान में 550 किलोमीटर। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है और संपूर्ण अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर और राजस्थान में 550 है। दक्षिण अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, मध्य अरावली की तारागढ़, उत्तरी अरावली की रघुनाथगढ़। अरावली की कुल लंबाई 692 किलोमीटर, राजस्थान में 550 है। अरावली का 80% भाग राजस्थान में है और अरावली राजस्थान के 9% भूभाग पर है। अरावली राजस्थान के कितने % भूभाग पर है? 9। अब आप सोच रहे होंगे कि 9% कैसे, यहाँ तो 80% है, ये 9% है, ऐसा कैसे? देखिएगा, ये मान लीजिए अपना राजस्थान है, राजस्थान, अरावली गई तो ये इतनी सी बची, यहाँ पर इतनी सी बची। बाकी ये देखो कितना बड़ा भाग है, तो ये 80% राजस्थान में, लेकिन ये राजस्थान का 100%। इस 100% में से ये कितना हुआ? ये हुआ 9%। ये कितना हुआ? 9% हुआ। तारागढ़ 870 मीटर। अब आता है विंध्याचल पर्वतमाला। कौन सी? विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला का निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली के बाद हुआ है। अरावली के बाद हुआ तो प्री कैम्ब्रियन युग में ही है, लेकिन उत्तर प्री कैम्ब्रियन युग में। विंध्याचल पर्वतमाला का जो विस्तार है मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड में है और विंध्याचल पर्वतमाला भारनेर, कैमूर, पार्श्वनाथ पहाड़ियों के रूप में पाई जाती है। विंध्याचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों के रूप में स्थित है? तो भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ। ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है कि विंध्याचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों के रूप में विस्तारित है? तो भारनेर, कैमूर और पार्श्वनाथ। विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि विंध्याचल पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कालनूर। कालनूर का उपनाम है गुडविल, और गुडविल, इस कालनूर के ही दो नाम है, एक तो गुडविल, एक सद्भावना। गुडविल और सद्भावना 7521 मीटर ऊंची पहाड़ी है ये। अब बात करते हैं पर सतपुड़ा पहाड़ी की। किसकी? सतपुड़ा की। सतपुड़ा जो पर्वत है, सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्पत्ति भ्रंश के द्वारा हुई है। भ्रंश मतलब किसी चट्टान के, किसी पर्वत के विखंडन से हुई है, भ्रंश के द्वारा। इसीलिए इसे भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। भ्रंशोत पर्वत या ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। सतपुड़ा पर्वतमाला राजपीपला, महादेव और मैकाल नामक छोटी छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। तो सतपुड़ा पर्वतमाला की पहाड़ियाँ हैं, छोटी छोटी पहाड़ियाँ कौन कौन सी? राजपीपला, महादेव और मैकाल। इन 3 पहाड़ियों में विस्तृत है या विभाजित है सतपुड़ा पर्वतमाला। ये प्रश्न कई बार आ चुका है कि सतपुड़ा पर्वतमाला की उत्पत्ति भ्रंश के द्वारा या भ्रंशोत पर्वत कहलाता है, ये ब्लॉक पर्वत भी कहते हैं। और राजपीपला, महादेव, मैकाल नामक छोटी पहाड़ियों में विभाजित है। मैकाल पहाड़ी के उत्तर में नर्मदा नदी बहती है। मैकाल पहाड़ी के उत्तर में कौन सी नदी? नर्मदा नदी बहती है। महादेव पहाड़ी के दक्षिण में ताप्ती नदी। सतपुड़ा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़। सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़, 1350 मीटर ऊंची। मध्य प्रदेश में महादेव पहाड़ी भी है। मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन पंचमढ़ी है।
मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध हिल स्टेशन कौन सा है? पंचमढ़ी, जो कि महादेव पहाड़ियों में है। पंचमढ़ी एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। अब आप सोच रहे हैं कि हिल स्टेशन क्या है, तो इससे पहले वाली क्लास में मैंने हिल स्टेशन के बारे में समझाया है। आप यदि पहले वाली क्लास नहीं देखी तो उसको भी आप देखें। पंचमढ़ी एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। सतपुड़ा की दूसरी ऊंची चोटी है अमरकंटक, 1050 मीटर ऊंची। अमरकंटक पहाड़ी से नर्मदा सोन नदियों का उद्गम होता है। अब नदियों वाले चैप्टर में प्रश्न पूछा जा सकता है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक पहाड़ी। अमरकंटक पहाड़ी। नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध, नर्मदा नदी पर बनाए गए बांध के बारे में देखते हैं। बरगी बांध, इंदिरा सागर बांध, ओमकारेश्वर बांध, माहेश्वर बांध और सरदार सरोवर बांध। इस प्रकार से 5 बांध बनाए गए हैं किस पर? नर्मदा नदी पर, मध्य प्रदेश में। सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और बाकी ये सभी मध्य प्रदेश में है। एक धुआंधार जलप्रपात भी है जो कि नर्मदा नदी पर ही बनता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में। ये प्रश्न पूछा जा चुका है 2nd ग्रेड शिक्षक भर्ती एग्जाम में कि धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है? मध्य प्रदेश में और नर्मदा नदी पर है। जबलपुर मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी पर है। सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में महाराष्ट्र राज्य में निम्न पहाड़ियाँ पाई जाती है: अजंता, बालाघाट, सतमाला और हरिश्चंद्र। अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी, सतमाला पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ियाँ ये सतपुड़ा पर्वतमाला के दक्षिण में है, महाराष्ट्र राज्य में। अब आता है पश्चिमी घाट के बारे में। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट का जो निर्माण है ये अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है। आपको एक बार बता दूँ पश्चिमी घाट क्या है। ये दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत में ये वाला जो घाट है ये पश्चिमी घाट है और ये जो घाट है ये पूर्वी घाट है। कहने का तात्पर्य ये कि इस बी शेप में यहाँ आपको ये जो दिखाई दे रहा है ये घाट है, क्योंकि यहाँ समुद्र है, यहाँ भी समुद्र है, तो ये घाट तो पश्चिमी घाट। यहाँ ये जो घाट ये कौन सा? पूर्वी घाट। तो पश्चिमी घाट का निर्माण अरब सागर प्लेट के भ्रंश द्वारा हुआ है, भ्रंश द्वारा। और पश्चिमी घाट का दूसरा नाम है सह्याद्री। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पश्चिमी घाट का अन्य नाम क्या है, उपनाम क्या है? तो सह्याद्री है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को 2 भागों में बांटता है। 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश सह्याद्री को कितने भागों में बांटता है? 2 भागों में। कौन कौन से? उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, मतलब उत्तरी पश्चिमी घाट और दक्षिणी पश्चिमी घाट। ये देखिए ये इस प्रकार से है। तो ये 16 डिग्री अक्षांश गुजर रहा है और ये 2 भागों में बट गई कि नहीं? एक तो ये हो गया भाग और एक ये हो गया। उत्तरी सह्याद्री महाराष्ट्र में है और दक्षिणी सह्याद्री कर्नाटक में है। उत्तरी सह्याद्री कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री कर्नाटक में। और ताप्ती नदी से नीलगिरी पहाड़ी तक निरंतर पर्वत श्रृंखला है। कौन सी? सह्याद्री पर्वत श्रृंखला। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कलसुबाई। उत्तरी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कलसुबाई जो कि महाराष्ट्र में। उत्तरी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है महाबलेश्वर जो कि महाराष्ट्र में। ये भी पश्चिमी घाट का जो विस्तार है उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर के नीलगिरी पहाड़ी तक है। उत्तर में ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक, ताप्ती नदी से लेकर नीलगिरी पहाड़ी तक है। और महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है। महाबलेश्वर की जो पहाड़ी है इससे कृष्णा नदी का उद्गम होता है। भारतीय मेघ अनुसंधान जो संस्थान है ये महाबलेश्वर महाराष्ट्र में है। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में। दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कुद्रेमुख।
दक्षिणी सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में है, और कुद्रेमुख पहाड़ी की जो आकृति है वो घोड़े के मुख के समान है, घोड़े के मुख के समान है कुद्रेमुख पहाड़ी की आकृति। अब ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि दक्षिण सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कुद्रेमुख पहाड़ी के समानांतर बाबा बुदन गिरी की पहाड़ियाँ भी है जो कि कर्नाटक में ही है, और बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी कुद्रेमुख की पहाड़ी में हेमेटाइट लोयस्क के भंडार पाए गए हैं, और कॉफ़ी की खेती के लिए प्रसिद्ध है बाबा बुदन गिरी की पहाड़ी कर्नाटक। नीलगिरी की पहाड़ी, ये पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट पूर्वी घाट में भौगोलिक ग्रंथि का कार्य करती है। किसका? भौगोलिक ग्रंथि का। नीलगिरी पहाड़ियों का जो विस्तार है तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल इन 3 राज्यों में है। नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है, नीलगिरी जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र भी है। और नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का नाम है डोडा बेटा। नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी डोडा बेटा। अब नीलगिरी पहाड़ी कहाँ पर है, मैंने आपको दिखाई थी, जैसे ये बी शेप में यहाँ पर है नीलगिरी पहाड़ी। यहाँ कौन सी पहाड़ी है? नीलगिरी की पहाड़ियाँ है। नीलगिरी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी डोडा बेटा तमिलनाडु में है। दक्षिण भारत, तो दक्षिण भारत की दूसरी ऊंची चोटी का नाम है डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पहाड़ियों में है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नाईमुड़ी। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी है जो कि केरल राज्य में है, और 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन उदगमंडलम जिसका उपनाम है ऊटी, ये तमिलनाडु में बहुत प्राकृतिक दृश्य है यहाँ का, और पहाड़ों पर चलती हुई ट्रेन नज़र आएगी। ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली है चारों तरफ, बहुत अच्छा सुहावना मौसम रहता है यहाँ पर उदगमंडलम में। दक्षिण भारत का प्रसिद्ध हिल स्टेशन है ये। ऊटी तमिलनाडु राज्य में आता है, और टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर तमिलनाडु में पाई जाती है। तो नीलगिरी की पहाड़ियों में पाई जाने वाली जनजातियां हैं टोडा। नीलगिरी की पहाड़ियाँ केरल राज्य में सदाबहार वर्षा वनों से भरी हुई है। सदाबहार वर्षा वनों में सर्वाधिक जैव विविधताएं पाई जाती है। तो सर्वाधिक जैव विविधता किस वनों में पाई जाती है? सदाबहार के वनों में। 200 सेमी से भी अधिक वर्षा होती है यहाँ पर। और साइलेंट वैली शांत घाटी या मूक घाटी केरल राज्य में है। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि साइलेंट वैली किस राज्य में है, तो केरल राज्य में। अत्यधिक जैव विविधता वाले क्षेत्रों को यूनेस्को ने जैव विविधता गर्म स्थल हॉट स्पॉट के रूप में चिन्हित किया है। पूरे विश्व में 36 हॉट स्पॉट है जिसमें भारत में 4 हैं। तो भारत के 4 हॉट स्पॉटों के बारे में एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन कौन से हैं? पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, इंडो बर्मा हिमालय और सुंडा क्षेत्र। इंडो बर्मा हिमालय और सुंडा क्षेत्र ये भारत में स्थित हॉट स्पॉट है। सुंडा क्षेत्र में अंडमान निकोबार, इंडोनेशिया, श्रीलंका शामिल है, और इंडो बर्मा में भारत और म्यांमार शामिल है। और पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट आपको पता ही है, पूरा भारत के अंदर ही है। तो कर्नाटक में नीलगिरी पहाड़ियों पर कॉफ़ी की खेती की जाती है, और भारत में कॉफ़ी की जो किस्म है, भारत में कॉफ़ी की किस्म कौन कौन सी है? अरेबिका और रोबस्टा है। भारत में कॉफ़ी की किस्म अरेबिका और रोबस्टा। तो पूछा जा सकता है अरेबिका और रोबस्टा किसकी किस्म है? तो कॉफ़ी की किस्म है ये। अब आता है दक्षिणी घाट। दक्षिणी घाट में 3 पहाड़ियाँ पाई जाती है। कौन कौन सी? अन्नामलाई पहाड़ी, इलायची की पहाड़ी और पालनी की पहाड़ी। ये दोनों केरल में हैं और ये तमिलनाडु में पालनी पहाड़ी। अन्नामलाई पहाड़ी को हाथी पहाड़ी भी कहते हैं। अन्नामलाई पहाड़ी का उपनाम हाथी पहाड़ी। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी
क्योंकि केरल में दक्षिणी घाट में ही आती है, अन्नामलाई पहाड़ियों में। इलायची पहाड़ियों को कार्डमम पहाड़ी या इलामलाई पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। और इलायची पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है अगस्त्यमलाई। इलायची की पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी का नाम है अगस्त्यमलाई। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी ताम्रपर्णी नदी। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी का नाम है ताम्रपर्णी, और जिसका उद्गम होता है अगस्त्यमलाई पहाड़ी से। इलायची की पहाड़ियों में स्थित एक पहाड़ी है, चोटी है अगस्त्यमलाई। इस अगस्त्यमलाई चोटी से ही ताम्रपर्णी नदी का उद्गम होता है और दक्षिणतम नदी है ये भारत की। ये एग्जाम में पूछा जा चुका है भारत की दक्षिणतम नदी के बारे में, ताम्रपर्णी। और पापनासम एक परियोजना है जो कि ताम्रपर्णी नदी पर ही है, तमिलनाडु में। पापनासम परियोजना किस नदी पर है? ताम्रपर्णी नदी पर। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी इलायची की पहाड़ियों में ही है। भारत की सबसे दक्षिणतम नदी अगस्त्यमलाई पहाड़ी में है और अगस्त्यमलाई पहाड़ी जो कि इलायची की पहाड़ियों में आती है। पालनी पहाड़ियों की सबसे ऊंची चोटी कोडाईकनाल जो कि तमिलनाडु में है, और तमिलनाडु का हिल स्टेशन है कोडाईकनाल। कोडाईकनाल तमिलनाडु का हिल स्टेशन है। अब आता है पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे। पश्चिमी घाट के प्रमुख दर्रे के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले भी, कि थाल घाट है। थाल घाट मुंबई से नासिक को जोड़ता है। बोर घाट मुंबई से पुणे को जोड़ता है, और पाल घाट कोच्चि से कोयम्बटूर को जोड़ता है, और सेनकोट्टा घाट तिरुवनंतपुरम से शिवकाशी को जोड़ता है। पश्चिमी घाट में जो प्रमुख दर्रे हैं वो कौन कौन से हैं? थाल घाट, भोर घाट, पाल घाट, सेनकोट्टा घाट। इस प्रकार से प्रमुख दर्रे हैं। रेल तथा सड़क मार्ग प्रदान करने वाले दर्रे हैं ये, याद रख लेना। मुंबई से नासिक को जोड़ता है थाल घाट, मुंबई से पुणे को जोड़ता है भोर घाट, कोच्चि से कोयम्बटूर को पाल घाट, और तिरुवनंतपुरम से शिवकाशी को जोड़ता है सेनकोट्टा घाट। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं कोयम्बटूर को। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर। तो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में पूर्वी घाट के बारे में। नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट जीके स्टडी 99 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत की पर्वत श्रृंखलाओं में पूर्वी घाट की पर्वत श्रृंखलाएं। चलिए प्रारंभ करते हैं आज की क्लास। पूर्वी घाट की जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनके बारे में क्लास प्रारंभ करेंगे। पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण है कि ये अपना दक्षिणी भारत में ये तो हुआ पश्चिमी घाट, ये हुआ पूर्वी घाट। अब इसका जो ढाल है वो इधर की इधर है, इस प्रकार से। तो यहाँ इस प्रकार से ढाल होने के कारण, पश्चिम से पूरब की ओर ढाल होने के कारण, जो भी नदियाँ आती हैं वो इन पर्वतों को चीरते हुए चली जाती हैं, और ये नदियाँ इन नदियों के द्वारा ये पर्वत कट जाते हैं। तो जैसे लंबा पर्वत है, कट गया, बीच में दरार पड़ गई तो आधा रह गया। इस प्रकार से ये एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है। प्रायद्वीपीय पठार का ढलान पश्चिम से पूरब होने के कारण प्रायद्वीपीय नदियाँ इसकी निरंतरता को समाप्त कर देती है। आरएस की एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि पूर्वी घाट एक निरंतर पर्वत श्रृंखला नहीं है, क्यों? इसका कारण क्या है? तो इसका कारण यही है कि प्रायद्वीपीय पठार का जो ढलान है वो पश्चिम से पूरब की ओर है, जिसके कारण प्रायद्वीपीय जो नदियां हैं वो इसकी निरंतरता को समाप्त कर देती है। पूर्वी घाट छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में दिखाई देता है। कौन कौन सी पहाड़ियाँ? उत्तरी पूर्वी घाट में 3 पहाड़ियाँ हैं।
उदयगिरी पहाड़ी, महेंद्रगिरी पहाड़ी, जिंदागढ़ा पहाड़ी। उदयगिरी और महेंद्रगिरी, उदयगिरी और महेंद्रगिरी ये दोनों पहाड़ियाँ उड़ीसा में राज्य में हैं। जिंदागढ़ा पहाड़ी ये आंध्र प्रदेश में है। और पूर्वी घाट की सर्वोच्च चोटी है कौन सी? जिंदागढ़ा। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1690 मीटर ऊंचाई है जिंदागढ़ा चोटी की, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। नल्लामलाई, पालकोंडा और बेलीकोंडा ये तीनों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश राज्य में है। इसके अलावा जावेदी, श्रोवेराय, पंचमलाई और ये तीनों कहाँ पर है? तमिलनाडु राज्य में है। तीनों तमिलनाडु राज्य में। शेषाचलम जो कि तेलंगाना में है, और सेरुमलाई ये तमिलनाडु में है। शेषाचलम से आप एक ध्यान रखें कि शेषाचलम एक जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र है। जैव मंडल संरक्षित क्षेत्र शेषाचलम जो कि तेलंगाना में है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी जिंदागढ़ा 1690 मीटर ऊंची, विशाखापट्टनम के तमिलनाडु में। दूसरी ऊंची चोटी है आरामकोंडा, 1680 मीटर ऊंची है, आंध्र प्रदेश में। और तिरुपति जो बालाजी का मंदिर है ये शेषाचलम पहाड़ी पर ही है। शेषाचलम